सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत टाइम बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि अभी मैं घर आया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स का काम क्या होता है, या ब्रांचेस में क्या काम करते हैं, फील्ड में क्या काम करते हैं। और इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस, जो भी मेरा पीएनबी में रहा है, जो भी एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वीडियो के एंड में। तो मेन जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है KRAs ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स बैंक में क्या काम करते हैं, उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं कि और लोगों को ये डाउट होता है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स भी बाकी जैसे पीओज होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है, उस उनकी तरह एक ब्रांच अलॉट होती है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो होते हैं उनको 2-3 या कई बार 3 से भी ज़्यादा ब्रांचेस अलॉट होती हैं। जैसे कि मैं भी जहाँ पे पोस्टेड हूँ, मेरे पास 6 ब्रांचेज़ हैं, तो मैं एक वीक में एक ब्रांच में एक ही बार जा पाता हूँ। तो हमारा जो मेन काम होता है वो होता है उन सभी ब्रांचेस के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोर्टफोलियो वो देखना। यानी कि आपको सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है वही करने हैं। जैसे ब्रांच में और बाकी काम, जैसे कि कैश की क्या पोजीशन है, PMSBY हो रहे हैं, रिटेल के लोन्स की क्या पोजीशन, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है वही एग्रीकल्चर जो पोर्टफोलियो वही आपको संभालना होता है, उन 6 ब्रांचेस का, या जितनी भी ब्रांचेस आपको अलॉट होती है उनका। तो सबसे मेन जो काम होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का वो होता है एग्रीकल्चर एडवांस बढ़ाना ब्रांचेस का। यानी कि एग्रीकल्चर के लोन्स देना फार्मर्स को। जो पीएनबी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, KRAs के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो टारगेट रहता है मंथली वो रहता है 2.5 करोड़। और टारगेट के बारे में भी काफ़ी मिथ्स होते हैं कि क्या टारगेट पूरे नहीं होते तो क्या जॉब से निकाल सकते हैं, ऐसे वैसे। तो इसका जवाब भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें 2.5 करोड़ के टारगेट्स में, तो जो जिस एरिया में मैं पोस्टेड हूँ उस एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो मेन जो लोन्स यहाँ पे होते हैं वो होते हैं, एक तो KCC, बहुत लोगों ने आपने सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, जो मेन लोन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसके अलावा किसान समृद्धि योजना, जिसको पहले किसान गोल्ड स्कीम बोलते थे। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और पोल्ट्री के लोन्स हो गए, डेयरी के लोन्स हो गए, और अभी रिसेंटली ऐड हुआ है एग्री गोल्ड लोन। तो इन सभी लोन्स के ज़रिए हमें टारगेट जो अचीव करना होता है मंथली वो होता है 2.5 करोड़, जो कई बार अचीवेबल होता है, कई बार नहीं भी होता। जो मेनली डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में पोस्टेड हो, या आपकी जो ब्रांचेस हैं उनमें क्या पोटेंशियल है, आपके एरिया में क्या पोटेंशियल है, क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है तो किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पे लैंड वैल्यू क्या है, फार्मर्स कैसे हैं। तो इन सब पे बहुत सारी चीज़ों पे जो टारगेट्स अचीव होना या ना अचीव होना, बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। तो मेन काम मैंने आपको बता दिया, मेन काम होता है हमारा एग्रीकल्चर एडवांस को बढ़ाना, यानी एग्रीकल्चर लोन्स देना। पीएनबी में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का टारगेट है वो है 2.5 करोड़ पर मंथ। उसके अलावा हमारे जो काम होते हैं उनमें है, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वो है रिकवरी करना। पहले ऐड नहीं था, ये पहले नहीं था हमारे KRAs में रिकवरी वगैरह का। रिकवरी अभी ऐड हुआ है, जिसमें CPR 0, 1, 2 जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी लोन्स हैं जो ख़राब जाने वाले हैं या NPA होने वाले हैं, उनको उनकी रिकवरी के बारे में आपको देखना पड़ता है। उनकी रिकवरी कई बार फार्मर्स के घर पे भी जाना पड़ता है उनसे मिलने। तो रिकवरी भी अभी रिसेंटली ऐड हो गया, तो रिकवरी भी एक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के KRA में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर हम छोटे मोटे कामों की बात करें तो रिन्यूअल्स वगैरह आते हैं जो अकाउंट्स के, और SHGs वगैरह हो गए, टेक ओवर्स हो गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और या एग्रीकल्चर की लीड सोर्सिंग करना, ये आपके जो काम है वो अकॉर्डिंग टू KRAs ये काम आपको करने होते हैं। अभी अगर मैं मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं तो शुरुआत के जो 2-3 मंथ थे वो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट रहे थे,
क्योंकि उनमें लोन प्रोसेसिंग सीखना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लोन कैसे सैंक्शन करें, कैसे प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, मतलब जब हम नए होते हैं तो हमारे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, सैंक्शन, प्रोसेसिंग, लीड सोर्स करना, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा था शुरुआत में। और मेन एक इशू कई लोगों को ये भी आता है कि जिस एरिया में पोस्टेड होते हैं उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जहाँ मैं पंजाब में पोस्टेड हूँ तो वहाँ की जो जमाबंदीज़ वगैरह हैं या लैंड रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं वो पंजाबी में होते हैं, तो पंजाबी आपको पढ़ना आना थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। तो मैंने वैसे स्कूलिंग में पढ़ी हुई तो मेरे को पंजाबी पढ़ने में या बोलने में इतना कुछ या समझने में कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं आया। पर कुछ लोगों को इस चीज़ में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, क्योंकि जिस एरिया में हम पोस्टेड है वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको हमें लोकल लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है, तभी वो समझते हैं। बाकी पंजाब में हिंदी भी समझ लेते हैं, इतना कोई ख़ास मुझे इशू कभी आया नहीं लैंग्वेज से रिलेटेड। तो उस बाकी स्कूल में पढ़ा हुआ था तो वैसे भी मेरे को इतना इशू नहीं था। तो 2-3 महीने के बाद चीज़ें थोड़ी इजी होने लगी, जैसे जैसे काम समझ आने लगा, फील्ड विजिट्स, फार्मर से थोड़ा बहुत ऐसे आसपास बॉन्डिंग बनी, 6 ब्रांचेस में थोड़ी लाइजनिंग बनी। पहले तो शुरुआत में ये भी समझ नहीं आ रहा था कौन सी ब्रांच का काम कैसे संभालूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब वैसे भूल भुलैया बनता जा रहा था कि एक ब्रांच में जा रहे हैं, दोबारा जब एक वीक बाद उस ब्रांच में आ रहे हैं तो भूलते जा रहे हैं कि उस ब्रांच में क्या किया था पहले, क्या अभी करना है। तो धीरे धीरे चीज़ें मेंटेन होने लगी, डायरी वगैरह मेंटेन करने लगे। और उसके अलावा टारगेट्स अचीव नहीं होते तो क्या होता है, तो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव नहीं होते तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मंथली जो है रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, कॉल भी आती है आपको, तो उनमें जवाब देना पड़ता है कि क्यों टारगेट पूरे नहीं हुए, या सीनियर्स भी डेली फॉलोअप करते हैं। अगर नहीं पूरे हुए नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट मंथ टारगेट पूरा करने के लिए क्या करोगे, कौन सी लीड्स हैं आपके पास, कौन सी बड़ी लीड्स हैं, कौन सी छोटी लीड्स हैं, किस हिसाब से आप काम करने वाले हो। तो वो सब जो भी रोड मैप आपका वो बताना पड़ता है वहाँ पे। ऑलमोस्ट मंथ में एक बार सर्कल ऑफिस में बुला लेते हैं मीटिंग के लिए। उसके अलावा वीसीज़ भी हो जाती हैं कई बार, मंथ में 1 बार 2 बार 3 बार जेडो से भी वीसीज़ हो जाती हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है कि काम क्यों नहीं हो रहा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि टारगेट पूरा नहीं होगा तो जॉब से निकाल देंगे, ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है जवाब देने की कि टारगेट पूरे क्यों नहीं हुए और नेक्स्ट मंथ के लिए आपका क्या प्लान रहेगा। और उसके अलावा उसके बाद चीज़ें थोड़ी इजी होने लगी, जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा काम, थोड़ा एरिया भी समझ आने लगा, फार्मर्स के साथ बॉन्डिंग बनने लगी, तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। हाँ, प्रेशर रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता, पर प्रेशर कभी कभी रहता है। तो क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए एफओ की? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत लोग इस जॉब के बारे में नेगेटिव रहते हैं, पर मेरा कुछ इतना खास नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो मेरा मानना तो यही है कि हाँ, करनी चाहिए प्रिपरेशन। अगर और कोई जॉब नहीं है तो ये बहुत अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं सैलरी पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और एफओ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी थी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो सैलरी पे बनाने की मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे को कल टाइम मिला तो। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।